हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट से ही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क के चैप्टर 12 को, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यही नाम था, करेक्ट, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है, मीनिंग क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं एक एजेंट की। अब हम पार्ट 2 में जानेंगे हमारा एजेंट और सब एजेंट कौन होते हैं, देन फॉर ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैं जिनको हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ओके क्लास, तो अपना जब भी आप पार्ट 2 देखें, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखिएगा ताकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएं और बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, अभी तक अपना क्लास आपको मेरी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। और साथ ही साथ एक न्यू अपडेट भी देना चाहूंगी आपको कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जिसमें मैं आप लोगों को अपने हैंडमेड्स नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और साथ ही साथ वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करती हूँ। तो 12th क्लास के लिए अलग टेलीग्राम चैनल है और बीबीए बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग चैनल है। तो जाइए जल्दी से शेयर कीजिए अपने चैनल के लिंक को, किसके साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके क्लास, अब विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हैशटैग पार्ट 2, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट। सो क्लास, अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट। देखिए, मैंने ये डेफिनेशन अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखी है और आप लोगों को एज अ नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इजी भी रहेगी लर्न करने के प्रोस्पेक्टिव से। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट, और साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखा है। तो आप चाहें तो एज इट इज यही एग्जाम्पल, यही डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख भी आ सकते हैं और साथ ही के साथ आप इसको एज अ स्क्रीनशॉट भी अपने साथ सेव कर सकते हैं कि आपको जब एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन करना हो तो आप इस स्लाइड को देख के प्रॉपरली से रिवाइज कर लें। तो एजेंट और सब एजेंट क्या होता है जानते हैं। एजेंट में वैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट यहाँ डिफरेंस के लिए एक बार दोबारा रिपीट करा रही हूँ। एजेंट इज अ पर्सन हु डायरेक्टली लिंक विद द प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में लिखा है प्रिंसिपल से याद रहेगा आप लोगों को क्या, कि ऑनर, जो ऑनर होता है एक बिजनेस फर्म में, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो विद लिंक, डायरेक्टली लिंक विद प्रिंसिपल और ऑनर ऑफ द कंपनी, विच मीन एजेंट कौन होता है, वो पर्सन होता है जो डायरेक्ट लिंक करता है, जो डायरेक्ट जुड़ा होता है किसी कंपनी के ऑनर के साथ, उसके प्रिंसिपल के साथ, उसके काम को करने के लिए, जिसको फिर हम एजेंट बोलते हैं। विच मीन्स यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बहुत अच्छे से क्या कहा गया है। यहाँ मिस्टर कपूर हैं, यहाँ मिस्टर कपूर एक बिजनेसमैन है, एक प्रिंसिपल है। उनको अपने सभी काम को करने के लिए, वो अकेले सभी काम नहीं कर सकते, तो उन्हें एक किसी पर्सन की हेल्प चाहिए। तो उन्होंने किसको हायर किया, मिस्टर आकाश को यहाँ पे उन्होंने हायर किया है उनके बिहाफ पे। तो इन्होंने, मिस्टर कपूर ने मिस्टर आकाश को एज अ एजेंट हायर किया। मिस्टर कपूर ने मिस्टर आकाश को एज अ एजेंट हायर किया, जिसमें मिस्टर कपूर क्या है, प्रिंसिपल हैं, और मिस्टर आकाश क्या है, इनके एजेंट हैं, जो क्या करेंगे, उनके प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ उनके वर्क को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है एजेंट के बीच में। अब जानते हैं सब एजेंट कौन होता है। सब एजेंट इज वर्क्स अंडर द एजेंट। सब एजेंट किसके अंडर वर्क करता है, एजेंट के अंदर वर्क करता है। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल थे, ये प्रिंसिपल के अंदर वर्क करते थे, बट ये जो सब एजेंट है वो खुद एजेंट के अंडर वर्क करेंगे। समझ में आ रहा है क्लास? यस मैम। ही इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद द कंपनी, विच मीन्स ये यहाँ पे थर्ड पार्टी रोल प्ले करते हैं। यहाँ सब एजेंट थर्ड पार्टी हो जाता है। ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट नहीं होता है, कंपनी से कनेक्ट नहीं होता, कंपनी इनको नहीं जानती, कंपनी सिर्फ इनके एजेंट मिस्टर आकाश को जानती है। थर्ड पर्सन जो सब एजेंट बना है उसे नहीं जानती है। फर्स्ट पर्सन थे मिस्टर कपूर जो ऑनर थे, सेकंड बने मिस्टर आकाश। अब जो थर्ड पर्सन है वो कौन बने, यहाँ सब एजेंट बने, जिनका नाम अभी देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ यहाँ भी समझेंगे। मिस्टर कपूर ने मिस्टर आकाश को एज अ एजेंट हायर किया था। अब मिस्टर आकाश जो है, इनसे भी कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, इतने बिजी हो गए अपने शेड्यूल में, तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं भी एक एजेंट हायर कर लेता हूँ जिसको मैं सब एजेंट बोलूंगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने उसके लिए हायर किया मिस्टर पाताल को।
ये इन्होंने मिस्टर पाताल से कहा कि आपको मैं अपने अंडर सब एज अ सब एजेंट हायर कर रहा हूँ, आपको कुछ मेरी ड्यूटीज पूरी करनी होगी ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे ऊपर आपको मेरी कुछ ड्यूटीज को पूरा करना होगा। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से कंपनी से कनेक्ट नहीं होंगे, बट आप मुझसे कनेक्ट होंगे, आप मेरे अंडर वर्क करेंगे, मैं एजेंट हूँ इसलिए आप सब एजेंट कहलाएंगे। तो समझ में आया सब एजेंट क्या होता है, जो खुद एजेंट के अंडर वर्क करता है वो सब एजेंट होता है। और एजेंट कौन होता है, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल के अंदर काम करता है। तो ये थे डिफरेंस एजेंट और सब एजेंट के बीच में। एग्जाम्पल के साथ मिस्टर आकाश एंड मिस्टर पाताल वाले एग्जाम्पल के पास समझ में आ गया होगा। मिस्टर आकाश एजेंट थे और मिस्टर पाताल जो थे वो कौन बने, हमारे सब एजेंट बने, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से लिंक ना होके खुद एजेंट से कनेक्ट थे। समझ में आया क्लास, मिस्टर आकाश और मिस्टर पाताल के एग्जाम्पल के साथ? ओके गुड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो क्लास अब हम जानेंगे अपने प्यारे टॉपिक टॉपिक नंबर 2 से। कृपया मेरी पिक्चर्स को देख के हंसी ना, आई एम ऑल्सो लाफिंग बट इट्स ओके। अब समझेंगे हम ध्यान से। रेटिफिकेशन, अब मैंने आप लोगों को कल ही कहा था कि रेटिफिकेशन को कल डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो रेटिफिकेशन क्या होता है ये जानेंगे अब। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196 क्या कहता है रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन कहता है सेक्शन 196 के बिहाफ पे बात करता है, वेयर एक्ट आर डन, कोई काम वहां जहां पे पूरा कर दिया जाए, बाय वन पर्सन, किसी एक इंसान के थ्रू, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, दूसरे की जगह पे अगर वो किसी एक काम को पूरा कर देता है, बट विदाउट हिज नॉलेज, उसको बिना बताए। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के साथ समझेगा, मतलब कि यहाँ दो लोग हैं, ये काम करना तो इनको था बट इन्होंने कर दिया, पर इन्हें बताया भी नहीं कि आपको ये करना था और मैंने कर दिया है, ठीक है। और ना ही इनका कोई हक था कि ये इनके हिस्से का काम करे, बट फिर भी इन्होंने कर दिया विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, ना तो अधिकार था करने का और ना ही उनको बताया, फिर भी इन्होंने कर दिया। He may elect to rectify or disown such as act, तो ऐसे काम को जो हम कर देते हैं जिसका ऊपर हमारा ना कोई अधिकार होता है और ना ही हम उस इंसान को बताते हैं जिसके बिहाफ पे हम वो काम करते हैं, तो वो काम क्या कहलाता है? रेटिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर अमन है, मिस आशी है और मिस्टर आकाश है। कृपया करके कोई भी सीरियस ना ले, ये जितने भी घटनाएं यहाँ घटी जाएंगी सब काल्पनिक है, ओके। ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ। तो यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे 3 लोग हैं, अमन, आशी एंड आकाश, ठीक है। अब ये जो आशी है, इनको मिस्टर आकाश से बात करनी थी, किसके बिहाफ पे? अमन के बिहाफ पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की दोस्त, ये इनकी सहेली है, ठीक है। इनको इनसे बात करनी थी, बट इन्होंने इनकी जगह पे इनसे बात की, ठीक है। किसने की? आशी ने बात की मिस्टर आकाश से, और ना ही उन्होंने अमन को बताया कि उन्होंने बात की है आकाश से, और ना ही उनको कोई अधिकार था कि वो आकाश से बात करें, बट फिर भी मिस आशी ने मिस्टर आकाश से क्या की? बात कर ली और मिस्टर अमन को बताया भी नहीं। तो इसे कहते हैं दोस्ती में दगा, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला केस जो क्या कहलाएगा, जिसका जब इनको इनसे कुछ लेना देना भी नहीं था और इनका अधिकार भी नहीं था कि इनसे बात करें, फिर भी इन्होंने इनके बिहाफ पे इनसे बात कर ली और इन्हें बताया भी नहीं, तो ये वाला पूरा केस क्या कहलाएगा? रेटिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जहां आपका कोई लेना देना नहीं होता है, आपका कोई अधिकार नहीं होता है कि आप दूसरे के पर्सनल मैटर में अंदर जाके बोलें, बट फिर भी आप बोलते हैं और करते हैं और उसे बताते भी नहीं है, तो वो केस क्या कहलाता है? रेटिफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? मिस्टर अमन और मिस आशी और मिस्टर आकाश 3 लोग थे, जिसमें मिस आशी ने मिस्टर आकाश से बात की, हालांकि सहेली तो इनकी थी, बट फिर भी इन्होंने इनसे बात की और इन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा, ना ही बताया। तो ये केस क्या कहलाएगा? रेटिफिकेशन केस कहलाएगा। समझ में आ गया क्लास बहुत अच्छी तरीके से? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको कैसे भूल सकते हैं? रेटिफिकेशन, अब देखते हैं रेटिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। रेटिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं। यहाँ मिस्टर अमन को रफ कर दे क्या? मिस आशी को रेटिफिकेशन में से रफ कर देते हैं। रेटिफिकेशन जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्रेस, ठीक है। 2 तरीके के हमारे रेटिफिकेशन होते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इम्प्लाइड वो होता है जब हम कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं, और एक्सप्रेस सिर्फ हम बताते हैं, यहाँ कहते ही नहीं है, सिर्फ करने के बाद सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये होते हैं इम्प्लाइड और एक्सप्रेस 2 तरीके के। अब इसके बाद जानेंगे इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। अगर ऐसा हो गया, ये केस यहाँ हो गया, तो अब क्या करेंगे, उसका क्या इफेक्ट रहेगा? क्या अमन मिस आशी से ब्रेकअप कर लेंगे या फिर मिस्टर आकाश को जाके बहुत अच्छे से मार ढूंढेंगे? यही वाली चीजें होती है इस तरीके से। तो रेटिफिकेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अब ये जानेंगे आगे के टॉपिक में। हैशटैग टॉपिक नंबर 3।
वैसे मैं इतने पीजेस देती हूँ, शायद आप लोगों को हंसी आती हो या नहीं आती हो, आई डोंट नो अबाउट इट। सो क्लास अब हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑफ अ वैलिड रेक्टिफिकेशन। एक वैलिड रेक्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से एसेंशियल चीजें हमें नीडेड होती हैं। तो जानते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। उस ही एक्ट को हम रेक्टिफिकेशन के अंडर कंसिडर करेंगे जो किसके बिहाफ पे किया गया हो, प्रिंसिपल के नेम के बिहाफ पे किया हो। अगर वो प्रिंसिपल के नेम पे के बिहाफ पे किया गया है एक एजेंट के थ्रू, तभी उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। डन क्लास, समझ में आया पॉइंट वन कि रेक्टिफिकेशन का केस कब कहा जाएगा, जब एक एजेंट प्रिंसिपल के नेम पे किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करेगा तो ही उसे एक वैलिड रेक्टिफिकेशन केस कहेंगे। पॉइंट टू इज द प्रिंसिपल मस्ट बी एग्जिस्टेंस। प्रिंसिपल्स का होना वहाँ जरूरी है, विच मीन्स उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल का इन्वॉल्वेंस होना नेसेसरी है। अगर इन्वॉल्वेंस है तभी वो रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। इन्वॉल्वेंस इन सेंस ऑफ कि उसका नेम हो, उसका उसी के बिहाफ पे वो किया जा रहा हो, सिर्फ एजेंट तो उसे करने आया हो बट नेम किसका चले, प्रिंसिपल का ही चले, तभी उसे रेक्टिफिकेशन कहेंगे। रेक्टिफिकेशन बाय द कॉम्पोनेंट पर्सन ओनली। रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू हो सकता है, जो कॉम्पोनेंट पर्सन यानी कि जो एजेंट होता है वो ही सिर्फ क्या कर सकता है, रेक्टिफिकेशन का वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ओनली फॉर लीगल एक्ट। जब रेक्टिफिकेशन को लीगल एक्ट के लिए क्यों कहा गया है कि जब उसे हम किसी पर्टिकुलर लीगल एक्ट के लिए करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा, एक रेक्टिफिकेशन केस कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो किसके बिहाफ पे हुई हो, रेक्टिफिकेशन के बिहाफ पे हुई हो, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन। ओके, वैलिड रेक्टिफिकेशन तभी कहलाएगा। तो ये 5 टर्म थे जिन्होंने क्या कहा है, एक एसेंशियल वैलिड रेक्टिफिकेशन के केस को रिप्रेजेंट किया है। कम टू द अवर नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है क्लास, इसके बारे में जानेंगे, कौन होते हैं डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो क्लास अब हम डिस्कस करेंगे अपना हैशटैग टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या हो रहा है, इसके नाम से ही जान सकते हैं आप। अनडिस्क्लोज विच मीन्स जो पहले से क्लोज, जिसको पहले से सामने ना किया गया हो, जिसको पहले से ना बताया गया हो, ठीक है, इसी को कहते हैं अनडिस्क्लोज। अब जानते हैं क्या कह रहे हैं, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कौन होते हैं। It's arise when an agent enters into a contract with a third person without disclosing the name and existence of his principal, which means ये कब शुरू होता है, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कब आते हैं, जब एक एजेंट एंटर करता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में किसी थर्ड पर्सन के साथ, बट वो अपने नेम को डिस्क्लोज नहीं करते कि मैं यहाँ एज अ प्रिंसिपल और अ एजेंट आया हूँ इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में के होते हुए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, मैंने आपको बताया था मिस्टर कपूर थे जिन्होंने मिस्टर आकाश को रखा था एज अ एजेंट। अब मिस्टर कपूर ही किसी थर्ड एजेंट को भी हायर करते हैं और उनका नाम वो अपनी कंपनी में नहीं बताते हैं कि मैं इस पर्सन को भी एज अ एजेंट रख रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल बोलेंगे। समझ में आया, जिनके बारे में हम कंपनी को या किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि ये भी हमारे पर्टिकुलर फर्म में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, जिनका नेम पहले से ही बताया नहीं जाता है एंड इवन एंड तक भी वो लोग उस नेम को, उस पर्सन के आइडेंटिफिकेशन को नहीं बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। Get that class? Yes ma'am, done. When he act for an undisclosed principal, he does not disclose that he is an agent of somebody. जब वो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में एंटर करता है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करता है, तो वो अपने नाम को खुद भी नहीं डिस्क्लोज करता है, खुद भी नहीं बताता है कि वो किसी का एजेंट आके यहाँ एज अ एजेंट वर्क कर रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसकी, अपने खुद के नेम पे करता है। इन सच अ केस ही इज अ पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या होता है, वो पर्सन जो एक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल बन के आता है वो खुद ही पर्सनली लायबल होता है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसी की जिम्मेदारी होती है उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में जो भी एजेंट होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद की होती है कि उसे किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करना है। ही कैन, इतना पूरा विजिबल है ना क्लास, यस, ही कैन स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि वो फाइल केस भी कर सकता है और उसके अगेंस्ट फाइल केस हो भी सकती है उसके खुद के नाम पे। इन हिज ऑन नेम यहाँ लिखा है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। ही कैन स्यू, समझ में आ रहा है कि उसके अगेंस्ट वो खुद भी फाइल चार्ज कर सकता है किसी के अगेंस्ट, एंड बी स्यूड, और कोई और भी उसको
क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स डाल सकता है उसके नेम पर। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल समझ में आया? क्या कौन 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 लोग आते हैं अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में? जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अपने अंदर अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करते हैं, ना ही किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एज अ एजेंट वर्क कर रहे हैं। बट सिर्फ इस बारे में किसको पता होता है? एक प्रिंसिपल को पता होता है जो वहां उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्टेंस में होते हैं। अदरवाइज किसी को उनके बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए उन्हें अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कहा जाता है। अब कम टू अवर लास्ट पॉइंट विच इज इनरिकवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो स्टूडेंट, हैशटैग टॉपिक नंबर 6 क्या कहता है हमारा? इरवोकेबल प्रिंसिपल। इरवोकेबल प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन एन एजेंसी कैन नॉट पुट एन एंड to it's said to be irrevocable cases. One principle cannot be revoked the agency, which means irrevocable agency principle कौन से होते हैं? वो होते हैं जब इनरिवोकेबल एजेंसी आएगा, सॉरी क्लास, यहाँ प्रिंसिपल नहीं आएगा, इनरिवोकेबल एजेंसी। इनरिवोकेबल एजेंसीज वो होती हैं जब एक एजेंसी पर्टिकुलर टाइम पे खुलने के बाद बंद नहीं होती है, विच मीन्स वो काफी लंबे समय तक चल रही है बट उसका एंड आ ही नहीं रहा है। उसका जो प्रिंसिपल है वो उसको खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, एंड ही नहीं करना चाहते हैं। वो इतना लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि वो एंड पे है ही नहीं, और ना ही उसके प्रिंसिपल चाहते हैं कि वो एंड पे आए। ऐसे एजेंसीज को हम क्या बोलते हैं? इनरिवोकेबल एजेंसीज बोलते हैं। ओके क्लास, समझ में आया? इनरिवोकेबल एजेंसीज किसे कहते हैं? जिनका एंड नहीं आता है, जो एंड होने के नाम पे तैयार नहीं होते हैं, ना ही उनके प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं कि हम इस एजेंसी को एंड करें। तो क्लास आज के लिए इतना ही। हमारे पार्ट 2 में पूरी क्लास कवर अप हो चुकी है, हमारा पूरा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। स्टडी वहीं जहाँ कॉमर्स, जहाँ कॉन्सेप्ट सही। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय।